दोस्तों, लाउड लाउड टीवी के इस लाइव ब्रॉडकास्ट पे आपका स्वागत है। इस सीरीज में जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ उसमें मैं देश के जो सवाल हैं, खास तौर से हमारे लोकतंत्र के, हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद के, यहाँ मानव अधिकारों के हनन के, उन मूल्यों पर अलग अलग समय पर अलग अलग चर्चाएं मैं आपके साथ करूँगा। और क्योंकि ज़्यादातर मुद्दे हमारे राष्ट्रवाद की समझ के आधारित हैं, ज़्यादातर मुद्दे जो आज समाज में हैं वो इसलिए हैं कि एक अलग प्रकार का राष्ट्रवाद समाज में थोपे जाने की प्रक्रिया चालू है। उसके लिए आज अपने इस पहले एपिसोड की शुरुआत मैं राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का इतिहास क्या है और ये राष्ट्रवाद को हम कैसे समझें। आज जो समाज में दुविधा है, दो प्रकार के राष्ट्रवाद के बीच में, भारतीय राष्ट्रवाद एक तरफ, हिंदू राष्ट्रवाद दूसरी तरफ, और इन दोनों की कल्पना को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो राष्ट्र को परिभाषित करना काफ़ी आसान नहीं है। अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग प्रकार से इसको परिभाषित किया है। मुख्य रूप से राष्ट्र केवल देश की सीमाएं नहीं होती, देश की ज़मीन नहीं होती। राष्ट्र से हमारा जो मतलब है वो है राष्ट्र के लोग जो एक बराबरी के आधार पे जीते हैं, जिनका आपस में एक प्रकार का संपर्क है, और ये संपर्क जो उनके बीच में है उसी के आधार पर समाज की नीतियां बनती हैं। और इसी बात के साथ मैं आपके सामने ये बात को रखना चाहता हूँ कि आज समाज में जो धर्म के नाम के राष्ट्रवाद को लाया जा रहा है उसके पीछे एक प्रकार की सोच है जो अलग प्रकार के मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और तो इसको समझने के लिए दो चीजों से मैं शुरुआत। एक तो आपने देखा होगा पिछले करीब कुछ सालों से शासक पार्टी की आलोचना करने वाले लोगों को एंटी नेशनल, राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। दूसरा, आपको याद होगा खास तौर से जेएनयू में जब विद्यार्थियों के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि वो देशद्रोही नारे लगा रहे हैं, उसके बाद एक राष्ट्रवाद पर लंबी बहस छिड़ी। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टी मेंबर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने एक ओपन यूनिवर्सिटी खुले तौर पे रोज शाम को राष्ट्रवाद के अलग अलग पहलुओं पर अलग अलग प्रोफेसर्स ने अपनी राय रखी, जो मेरे ख्याल से राष्ट्रवाद को समझने। जहाँ तक भारत का सवाल है, अभी ये दो मुद्दे हुए हैं। एक तरफ विद्यार्थियों को, जो लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी राष्ट्र विरोधी कहा जा रहा है। आपको रोहित वेमुला की याद होगी। रोहित वेमुला जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दलित अधिकारों के लिए, मानव अधिकारों के लिए जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए थे, उन्हें भी राष्ट्र विरोधी कहा गया। उनको प्रताड़ना दी गई, जिसके कारण उन्हें अपना जीवन देना पड़ा। ऐसे ही जेएनयू में जो विद्यार्थी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके समाज की बातों को सामने रखते हैं, उनको भी राष्ट्र विरोधी कहकर उन पर बहुत चीजें हुई। खैर, ये तो मुख्य बातें हैं। और आज समाज के बहुत बड़े तबके ऐसे हैं जो इस सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, तो उनको भी एक राष्ट्र विरोधी इसमें रखा जाता है कि ये एंटी नेशनल है। अब इसमें तीसरी बात मैं जोड़ दूं, जो अभी अभी 3-4 दिन पहले मोहन भागवत ने कही। मोहन भागवत एक किताब का उद्घाटन कर रहे थे, एक किताब को रिलीज कर रहे थे। वो किताब का शीर्षक था, जो महात्मा गांधी पे थी, मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट। तो ख्याल कीजिए, ये किताब के शीर्षक में महात्मा गांधी को एक हिंदू राष्ट्रवादी के रूप में रखा गया। और इसमें अपने भाषण में उन्होंने दो बातें मुख्य रूप से कही कि कहीं से उन्होंने गांधी जी के एक लेटर्स का हवाला दिया कि गांधी जी ने लिखा कि वो राष्ट्रभक्त हैं क्योंकि वो अपने धर्म के कारण राष्ट्रभक्त हैं, यानी। और फिर वो भागवत जी खुद इसको जोड़ देते हैं कि वो हिंदू थे
तो अपने हिंदू धर्म से उन्होंने राष्ट्रवाद को जोड़ा। ये मुख्य रूप से बात कही। और दूसरी उन्होंने बात कही कि हिंदू तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से राष्ट्रवादी ही होता है। तो ये बात उन्होंने कही, जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं और जिसमें खास तौर से जिस हिंदू ने महात्मा गांधी की हत्या की, उस पर एक लीपापोती करने की कोशिश है। जिन हिंदुओं ने गलत काम किए हैं, दंगों में भाग लिया है, जिन हिंदुओं ने बहुत सारे राष्ट्र विरोधी काम किए हैं, ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग जैसे, उन पे भी एक लीपापोती का तौर तरीका है। और साथ ही साथ एक उल्टे रूप में जो लोग हिंदू नहीं हैं उन पर एक उंगली उठाने की भी कोशिश है। तो ये इनकी जो राष्ट्रवाद की समझ है, ये राष्ट्रवाद की समझ मैं कहूँगा ये धर्म को जोड़कर लाई गई है। और ये खैर उनका चरित्र भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, खैर जो मुस्लिम राष्ट्रवादी थे, जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं, वो तो अपने राष्ट्रवाद का उदय सदियों से बताते हैं, पर वास्तव में भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ वो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। और यहाँ ये हम समझ लें, राष्ट्रवाद तभी हो सकता है जब सब लोगों के बीच में एक प्रकार की समानता के सिद्धांत हों। समानता के सिद्धांत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो हमारा एक राजनीतिक सिस्टम है, इसके पहले यहाँ राजाशाही थी। और राजाशाही जो पूरी दुनिया भर में थी, उसमें अगर आप देखें तो राजा और प्रजा, उसमें नागरिकता की कोई कल्पना नहीं होती। और दुनिया भर के समाज में, राजाशाही में, राजा का वर्चस्व, वो एक भगवान के पुत्र के रूप में माना जाता था और इसलिए बाकी सब लोग दुय्यम दर्जे के थे और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में धर्मगुरु होते थे। तो राजा और धर्मगुरु की जो एक प्रकार से सत्ता समाज में चलती थी, वो एक तरफ थी, उनका अलग वर्चस्व था। आम लोग थे, खास तौर से गरीब किसान, मेहनत कश लोग, उनको जो प्रजा में आते थे, उस प्रजा में आने वाले लोगों को एक इनके सामने अपना सिर झुकाना पड़ता था क्योंकि ये दुय्यम दर्जे के लोग थे। तो उसमें जैसे ये राष्ट्रवाद की बात मैं दुनिया भर में कह रहा हूँ, तो इसको हम राष्ट्र नहीं कहना चाहिए। ये थी के बारे में बताया जाता है कि इसको दैविक अधिकार, यानी ऊपर भगवान से अधिकार मिले हुए हैं हम पर शासन करने के लिए, और बाकी लोग तो प्रजा हैं। तो राजा और प्रजा, नागरिकता की कल्पना इसमें नहीं है। और राजा का जो चुनाव का तो खैर सवाल ही नहीं है, वो एक उत्तराधिकार से जो रूलिंग फैमिलीज के बीच में आपस में झगड़े होके कोई भाई किसी को मारता है, कोई किसी को के साथ अलायंस करके ये लोग सत्ता में आते थे। तो खैर, तो ये राजाशाही को हमने राष्ट्र से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रवाद एक बहुत पुरानी कल्पना है जो अनादिकाल से आ रही है। इसके बारे में मैं फिर से थोड़ा बताऊंगा। राष्ट्रवाद ये एक आधुनिक कल्पना है और राष्ट्रवाद की शुरुआत खास तौर से आधुनिक शिक्षा, आधुनिक कम्युनिकेशन, संचार व्यवस्था और आधुनिक यातायात से शुरू होती है। ये तीन मुद्दे हैं जिसके कारण देश के अलग अलग फैले लोगों के बीच में एक जुड़ाव बनता है और ये जुड़ाव ही राष्ट्र बनता है। ये जुड़ाव के कारण ही हम राष्ट्र बनते हैं। राष्ट्र लोगों का होता है, राष्ट्र बराबरी के आधार पे होता है, राष्ट्र सबको जोड़कर चलने वाला एक प्रक्रिया होती है। तो खैर, ये मेरी समझ है कि राजाशाही के बारे में हमारे दिमाग में बहुत आजकल भ्रम है, कन्फ्यूजन्स हैं, और राजाशाही को हम एक राष्ट्र के रूप में लेते हैं। अब भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो पहले तो राजाशाही थी, हिंदू राजा भी थे, मुसलमान राजा भी थे, इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। और राजाओं के साथ जो उनका आपस में मेल जोल भी था, झगड़े भी थे, अलायंसेस भी थे, ये सब उनके बीच में था। और जहाँ तक प्रजा का सवाल है, प्रजा में भी हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, उनके भी बीच में कुछ गुटों के झगड़े चलते थे। और मोटे तौर पर जो उस समय की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला और धार्मिक परंपराएं थी,
उनमें मेल जोल का एक बहुत बड़ा भाग था। तो खैर, अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ ये जो राजाशाही की व्यवस्था है, राजाशाही की व्यवस्था खत्म नहीं हुई, ये साइड में आ गई, हाशिए में आ गई और पहले से कमजोर होना चालू हो गई। तो ये राष्ट्रवाद की प्रक्रिया कैसे होती है? अंग्रेज यहाँ आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के नाम पर आती है, व्यापार के साथ साथ वो धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। करीब 600 रियासतों को छोड़कर पूरे भारत पर उनका कब्जा हो जाता है और यहाँ से वो यहाँ की धन संपत्ति को लूट कर ले जाते हैं। याद रखिए, जो हिंदू राजा थे, ऐसा मानना कि वो सब हिंदू राजा एक थे, गलत है। ऐसा मानना कि सब मुसलमान राजा एक थे, गलत है। और एक मुसलमान राजा के एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में हिंदू राजा भी होते थे और उसी प्रकार से हिंदू राजा के सलाहकार के रूप में मुसलमान भी होते थे। इस बात को हम बाद में देखेंगे। खैर, तो अंग्रेजों के आने के बाद ये जो 3 मुख्य परिवर्तन हुए, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, व्यापार के नाम पर धीरे धीरे पूरे देश पर शासन कर लिया और देश पर वो 650 के करीब रियासतों को छोड़कर पूरे देश पे शासन किया और हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए। अब यहाँ शासन करते हुए जो परिवर्तन आए वो काफी महत्वपूर्ण थे और मैं दुनिया में केवल काला और सफेद रंग ऐसा नहीं देखता। अंग्रेजों ने कई परिवर्तन लाए, खुद के फायदे के लिए लाए, खुद के इसके लिए लाए, पर उसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हुई जिससे समाज के सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया भी चालू हो गई। ये बात को ख्याल कीजिएगा कि बहुत सारी वो प्रक्रियाएं जो ब्रिटिश लाए, स्वार्थ तो उनका खुद का था कि वो यहाँ की संपत्ति को लूट कर ले जा सके, यहाँ शासन कर सके, और उसमें भारतीय समाज में भी सकारात्मक दिशा में परिवर्तन होना चालू हुआ। और ये कौन से परिवर्तन हुए? नंबर 1, मैं इसको थोड़ा सा सारांश में बताने की कोशिश करूंगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, इन परिवर्तनों के आधार पर समाज में जो नए वर्ग बने उनके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद का विकास हुआ। और इस भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को देखिए, पहले 3 परिवर्तन कौन से हैं? एक, भारत से सामान ले जाने के लिए, इंग्लैंड सामान ले जाने के लिए उन्होंने यातायात के साधन, जिसको हम याद रखेंगे रेल इस शब्द के रूप में, रेल। फिर दूसरा, ब्रिटिश वाइसरॉय शुरू में कलकत्ता में रहता था, उसको पूरे देश के अपने ऑफिसर्स को पत्र लिखना पड़ता था, पत्र भेजना पड़ता था और वो पत्र भेजने के लिए पोस्टल सिस्टम, टेलीग्राफ, साथ ही साथ इसी संचार के लिए टेलीफोन भी आया। तो इसको हम याद रखेंगे मेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। और अब इसी के साथ जब अंग्रेजों को यहाँ अपने असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ी, क्लर्क्स की जरूरत पड़ी, तो उसी के साथ साथ उन्होंने आधुनिक शिक्षा यहाँ लाई। लॉर्ड मैकॉले के बाद आधुनिक शिक्षा आई और ये आधुनिक शिक्षा जो थी, ये इसका पूरा जो झुकाव था ब्रिटिश के इंटरेस्ट के लिए था, पर उसी के साथ साथ यहाँ एक सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस भी होना शुरू हुई। तो आधुनिक शिक्षा आई, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नई न्याय व्यवस्था आई, न्याय व्यवस्था के साथ साथ सजा की व्यवस्था आई। और सजा तो आप जानते हैं, सजा की परिणति जेल में। तो ये जो आधुनिक शिक्षा वगैरह की बात मैं करता हूँ, इनको याद रखने के लिए मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, जेल। रेल, मेल, जेल, ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ अगर आप देखें तो ये 3 महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ मोटे तौर पर 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये 3 नए वर्ग अस्तित्व में जो आए वो कौन थे? पहले थे व्यापारी उद्योगपति, जिन्होंने उद्योग धंधों की शुरुआत की, जिन्होंने इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जैसे टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। अब इन्होंने फैक्ट्रियां डाली, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? फैक्ट्रियों में काम करेगा मजदूर। दूसरा आया मजदूर वर्ग और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। तो इन 3 को मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। और आप देखेंगे इन्हीं वर्गों की विचारधारा से भारतीय राष्ट्रवाद आता है। ठीक है, अब पुराने वर्गों का क्या हुआ?
यूरोप के देशों में जहां आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, डेमोक्रेसी, औद्योगिक सोसाइटी, औद्योगिक समाज की शुरुआत हुई, तो जो सामंती समाज था, जमींदारी समाज था, राजाशाही के मूल्य थे, उनको समाप्त कर दिया गया। भारत में नए वर्ग उभर रहे हैं, पर पुराने जो शासक वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, वो भी चलते रहे। उनका पावर कम होने लग गया, उनका पावर कम होने लग गया, पर वो खत्म नहीं हुए। तो तो याद रखिए, एक तरफ उभरते हुए वर्ग, दूसरी तरफ कमजोर होते हुए वर्ग। अब ये उभरते वर्गों के, अंग्रेजों ने एक बहुत अच्छी चीज आई, उस संगठन बनाने की बात। तो संगठन बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो कुछ संगठन बने उभरते वर्गों से, और ये उभरते वर्गों से जो संगठन बने उसको पहले हम देख लेते हैं। कुछ संगठन बने कमजोर होते हुए वर्गों से, डूबते वर्गों से, और इन दोनों के नामों के पैटर्न से आप राष्ट्रवाद की समझ को आगे ला सकते हैं। तो उभरते वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में मैं 3 मुख्य संगठनों को रखूंगा। वैसे तो बहुत सारे थे, पर 3 संगठनों को और कुछ प्रतिनिधि नाम मैं आपके सामने रखूंगा। ये 3 संगठन कौन से थे? पहले थे जिसने भारत की आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, और उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत सारे लोग, पर 4 लोगों का मैं नाम लूंगा। नाम का पैटर्न आप देखिएगा: मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम आप पहचान गए होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक दूसरा, इसी उभरते हुए मूल्यों के साथ मजदूरों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, दलितों के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, किसानों के अधिकारों का नेतृत्व करने के लिए कुछ दूसरे लोग भी आए, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। उनके तरीके भी अलग थे, और उसको एक प्रतिनिधि के रूप में मैं शहीद भगत सिंह को लूंगा। और उनके संगठन को याद रखिए, वो था नौजवान भारत सभा। बाद में जो जाकर उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनाया। तो ठीक है, पहला कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अभी कौन सा आ गया? नौजवान भारत सभा। और तीसरे, सामाजिक समता के लिए, मुख्य तौर से संघर्ष के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने लाने के लिए यहाँ आए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। और इनके संगठन, बहुत सारे संगठन हैं, सभी संगठनों को मैं नहीं लूंगा। अंत में जाके उन्होंने जिस संगठन की रूपरेखा रखी, वो संगठन था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब इन 3 के नाम को, पैटर्न को आप देखिएगा। मुझे ये मत बोलिए कि विलियम शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। मुझे पता है लोगों के नाम में कुछ नहीं रखा, पर संगठनों के नाम में उनका एजेंडा छिपा होता है। और इसलिए देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इनके जो मूल्य थे उनको हम देखेंगे। अब ये राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनको डर लग रहा है कि अभी तक तो हम सर्वा थे, पूरे अधिकार हमारे पास थे, ये क्या हो रहा है? ये कौन आ रहा है? ये लोग संगठन बना रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, अपने विचारों की बात कर रहे हैं, सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, ये है कौन? असली अभी तक के शासक तो हम थे। तो उनको डर लगा एक प्रकार से, और उन्होंने भी कुछ संगठन बनाए। ये जो संगठन बने, डूबते वर्गों की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने के लिए। शुरू में उनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में कुछ शिक्षित वर्ग, अपर क्लास, अपर कास्ट, उच्च वर्ग, उच्च वर्ण के लोगों ने भी इनको ज्वाइन किया, इनके साथ शामिल हुए, और इनको उन्होंने लीडरशिप भी दी। और इसलिए यहाँ भी 3 संगठनों के नाम मैं आपको बताऊंगा। पहले के लीडर का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम आपको याद होगा, मुस्लिम लीग। दूसरे दूसरे महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर, अंडमान जेल में थे, अंग्रेजों से बार बार माफी मांग कर आए, और आने के बाद उन्होंने पार्टी कौन सी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। आशा आप ख्याल कर रहे होंगे, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और इसी हिंदू महासभा के, हिंदू राष्ट्र के गोल को लेकर एक और संगठन बना, और जो आज का सबसे बड़ा संगठन है वो है हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो मैं आपको निवेदन करूंगा, आप इन शब्दों को सोचिए।
नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब ये दोनों के बीच में जहां तक मैं मानता हूं कि 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आ गए। एक राष्ट्रवाद आया गांधी, भगत सिंह, अंबेडकर की तरफ से। अब उनके आपस के डिफरेंसेस को कभी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। गांधी इनकी तरफ से कौन सा राष्ट्रवाद आया? इन्होंने कहा भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है और इस राष्ट्र के लिए भगत सिंह ने अलग प्रकार से कुर्बानी दी, गांधी जी ने देश के लोगों को जोड़ा, अंबेडकर जी ने यहाँ के लोगों में समता के सिद्धांतों को सामने रखने के लिए बात की। तो ये एक प्रकार का हो गया। और यहाँ इन्हीं के मूल्यों के प्रतिनिधित्व हमारे आजादी के आंदोलन में हुआ, जिसके मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान आया। और भारतीय संविधान के मूल्य कौन से हैं? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। तो ये मूल्य हो गए उभरते वर्गों के, ये मूल्य हो गए भारतीय राष्ट्रवाद के। और जहां तक मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस जो है, इनके जो मूल्य हैं, मैं इनको बाद में सिद्ध करूंगा कि ये जो जमींदारी समाज के मूल्य थे, ऊंच नीच, जन्म से ऊंच नीच, किसान और जमींदार के बीच में, स्त्री और पुरुष के बीच में, ब्राह्मण और दलित के बीच में, ये जो ऊंच नीच के मूल्य थे, ये इन्हीं का आधुनिक रूपांतरण है। और इसको छोटे से में करने के लिए मैं आपके सामने 2 प्रतिनिधि रखूंगा। एक प्रतिनिधि उभरते वर्गों से, ये उभरते वर्गों के जो प्रतिनिधि के रूप में मैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को लूंगा, और एक डूबते वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में मैं आरएसएस के एक सरसंघ चालक के सुदर्शन को लूंगा। आपको याद होगा अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए ताकि समाज में समता आए। उसमें एक आंदोलन था चौदार तालाब का आंदोलन। चौदार तालाब का आंदोलन क्या था कि भाई हम दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर, तालाबों पर पानी पीने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा आप हमको हिंदू मानते हो, मंदिरों में नहीं आने देते, मंदिरों में नहीं आने देते। तो एक आंदोलन किया काला राम मंदिर का आंदोलन। और इसी के साथ साथ उनके जो अनुभव आए, उन्होंने एक किताब को जलाया। एक किताब को जलाया क्योंकि वो उस किताब के मूल्यों के खिलाफ थे। और किताब का नाम शायद आपको याद होगा, वो थी मनुस्मृति। मनुस्मृति को जलाते समय, जलवाते समय अंबेडकर जी ने सोचा होगा मनुस्मृति में शूद्र, दलित और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। तो भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान कौन से मूल्य देता है? मैं बार बार इनको दोहराऊंगा, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। ठीक है, इधर हो गया। अब इधर से एक के सुदर्शन थे, सन 2000 में आरएसएस के सर संघ चालक बने। जो आरएसएस का मुखिया होता है उसको सर संघ चालक कहते हैं। तो उन्होंने 2000 में बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब मैं मानता हूँ मानवता के मूल्य पूरी दुनिया के होते हैं, आधुनिकता के मूल्य, बराबरी के मूल्य पूरी दुनिया के होते हैं, पर ये कह रहे हैं भारतीय संविधान के मूल्य विदेशी मूल्य है, इनको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। तो उनका इशारा कौन सी किताब की तरफ है? मनुस्मृति। तो इधर बाबा साहब स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय के लिए मनुस्मृति को जला रहे, भारतीय संविधान को बना रहे। और इधर जो धर्म के नाम की राजनीति करते हैं वो आधुनिक संविधान को विदेशी मानकर हटाने की बात करते हैं। आज भी जो आरएसएस से जुड़े हुए बीजेपी, इधर उधर के जो उनके संगठन है, उनसे जुड़े हुए संगठन, वो कई बार उनमें से कई लोग खुलेआम भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं और कहते हैं हम तो सत्ता में इसलिए आए हैं ताकि हम इस संविधान को बदल सकें। ठीक है, ये भारतीय संविधान विदेशी है, बदलो और एक ऐसा संविधान लाओ
जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना। कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है जो समाज के नियम देता है, कानून देता है? मनुस्मृति। तो बाबा साहब, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ, और धर्म के नाम के राजनीति करने वाले आधुनिक मूल्यों को हटाओ और पुरातन मूल्यों को, गैर बराबरी के मूल्यों को ले आओ। यहाँ मैं केवल आरएसएस की बात नहीं करूंगा। याद रखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, तालिबान हो, बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले श्रीलंका में या म्यांमार में, सबकी यही बात होती है कि ये आधुनिक मूल्य गड़बड़ है, वे पाश्चात्य हैं, वेस्टर्न हैं, छोड़ दो और पुराने समय के मूल्यों को ले आओ। तो यहाँ ये जो तीन राष्ट्रवाद का तीन जो समझ है आई, पहला भारतीय राष्ट्रवाद कि हम सब बराबर हैं, हमारे बीच में बराबरी का संबंध होना चाहिए, और दूसरे मूल्य मुस्लिम लीग के लोगों ने कहा, हम जब मोहम्मद बिन कासिम ने 7वीं 8वीं शताब्दी में सिंध पर आक्रमण किया था, तब से हम एक मुस्लिम राष्ट्र है। मैंने क्या बताया राष्ट्र की परिभाषा? जब लोग बराबर होते हैं। और ये अपनी पहचान किससे ले रहे हैं? ये अपनी पहचान ले रहे हैं एक राजा से। आज भी मोहम्मद बिन कासिम को पाकिस्तान में बड़े आदर के साथ जगह दी जाती है। ठीक है। अब तो उसके जवाब में हिंदू राष्ट्रवादियों ने कहा कि भाई आप तो 1100 साल से 1000 साल से मुस्लिम राजा आए, हम हिंदू तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र है। यहाँ राष्ट्र की कल्पना देख लीजिए आप। यहाँ राष्ट्र की कल्पना तब से ला रहे हैं जबकि समाज में पशुपालक अवस्था थी, ट्राइब्स रहते थे, उसके बाद राजाशाही आई। मतलब बराबरी के मूल्यों का और इनके राष्ट्रवाद का कोई संबंध नहीं है। तो मुस्लिम राष्ट्रवाद गैर बराबरी, हिंदू राष्ट्रवाद गैर बराबरी, बुद्ध धर्म के नाम का राष्ट्रवाद गैर बराबरी, भारतीय राष्ट्रवाद बराबरी के आधार पर लेकर चलने वाला है। तो यहाँ इतिहास में पहली बात हमारे सामने क्लियर होना चाहिए कि ये राष्ट्रवाद अनादिकाल से नहीं आता। ये राष्ट्रवाद आधुनिक परिवर्तनों के साथ शिक्षा, कम्युनिकेशन, संचार, ट्रांसपोर्ट, यातायात, इनके आने के बाद आधुनिक राष्ट्रवाद या राष्ट्रवाद आता है। अब ये तो पुराने समय में जाके इनका जो पीरियड था उसको राष्ट्र कह रहे हैं, जो अपने आप में गलत है। यहाँ मैं अंबेडकर जी को लाऊंगा। अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदुओं का एक राष्ट्र होना असंभव है। क्यों? क्योंकि उसमें वो 4 हॉरिजॉन्टल जो डिविजन्स हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनके बीच में तो एक अलग प्रकार के संबंध है। तो एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि राष्ट्र में एक कल्पना है कि सभी लोग बराबरी के आधार पर चलेंगे। इसलिए बाबा साहब का बहुत जोर था सोशल डेमोक्रेसी पर, कि समाज में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए, समाज में भी सब लोग बराबर होना चाहिए। यहाँ मैं जब 3 प्रकार के राष्ट्रवाद आपके सामने रख रहा हूँ, तो आजकल आपको पता होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी शायद टैगोर जैसा दिखना चाहते हैं, शायद, मुझे पता नहीं, आई रियली डोंट नो। बंगाल का चुनाव आने वाला है और आजकल वो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब राष्ट्रवाद को देखा तो उन्होंने देखा उस समय राष्ट्रवाद जो था एक बहुत नकारात्मक, निगेटिव उसका रोल था दुनिया में। जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये सभी देश अपने राष्ट्र के नाम पे दूसरे देशों के लोगों को गुलाम बना रहे थे, उन पर एक प्रकार का अत्याचार ढा रहे थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर का राष्ट्रवाद जो था वो राष्ट्रवाद से सावधान रहने की बात करते थे कि ये राष्ट्रवाद में जो मूल्य है उसमें दूसरे लोगों पर अत्याचार छुपा हुआ है। तो जो इस प्रकार के मूल्य हैं वो मानवता के मूल्य नहीं हो सकते। तो इसलिए गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद की जो कल्पना रखी, जो उन्होंने राष्ट्रवाद की आलोचना की, उसका मुख्य कारण यही था कि वो एक कॉलोनियल पीरियड था, दुनिया में उपनिवेशवाद था, और ये उपनिवेशवाद के कारण कुछ राष्ट्र अपने राष्ट्रवाद के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बना रहे थे। तो इसलिए उन्हें लगा
कि राष्ट्रवाद तो एक खतरनाक रूप धारण कर सकता है, पर हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद विकसित हुआ, उसको अगर आप देखें तो इसी राष्ट्रवाद के साथ हमारे बराबरी के मूल्यों की यात्रा शुरू होती है। The journey towards the values of equality begin with Indian nationalism, begin with freedom movement, begin with the works of Bhagat Singh, Ambedkar, Gandhi, those type of people. तो ये राष्ट्रवाद का जब हम इतिहास कहते हैं तो आज लोग हमको बहुत भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रवाद अनादिकाल से था। मेरा विश्वास कीजिए, राष्ट्रवाद ये आधुनिक प्रक्रिया है। नेशन स्टेट ये आधुनिक प्रक्रिया है। और अभी जो मैं जिस बात से शुरुआत की, भागवत का बयान, मोहन भागवत का बयान कि गांधी जी तो राष्ट्रवादी इसलिए थे क्योंकि वो हिंदू थे, उनका राष्ट्रवाद हिंदू धर्म से आया। तो यहाँ दो कन्फ्यूजन्स मैं आपको दूर कर दूं। हिंदू धर्म को भी देखने के कई तरीके हैं। एक तरीका है जो आरएसएस और गोडसे का है, जो संकीर्ण है, जो दूसरे लोगों के खिलाफ नफरत फैलाता है, जो समाज में ऊंच नीच के मूल्यों को प्रेरित करता है। ये एक वो हिंदू धर्म। और दूसरा हिंदू धर्म यहाँ के संत परंपरा के लोग, कबीर, तुकाराम, नामदेव, उसमें मैं गांधी को भी जोड़ दूंगा, जो नैतिकता के आधार पे लोगों की बराबरी की बात करते हैं। तो गांधी का जो हिंदू धर्म था, गांधी कहते थे मैं एक सनातनी हिंदू हूँ, पर उसी के साथ साथ जो उनका हिंदू धर्म था वो दूसरों की पीड़ा को समझने में विश्वास रखता था, दूसरों को जोड़ने में विश्वास रखता था। तो एक तो पहली बात ये है। और ये जो भागवत कहाँ से बयान दे रहे हैं पता नहीं, कि उन्होंने कहा मैं धार्मिक हूँ इसलिए मैं राष्ट्रवादी हूँ, ऐसा उनके रचनाओं का पूरा लुब्बो आप देखें, पूरा एक ब्रॉड हराइजन में देखें तो ऐसी उनकी कल्पना कभी नहीं दिखती। गांधी ने राष्ट्रवाद को धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा धर्म आपका निजी मामला है, आपके धर्म को आप राज्य पे नहीं थोप सकते। और उन्होंने धर्म को मुख्य रूप से आध्यात्मिक शक्ति, प्यार करने की शक्ति, जिसका बहुत अच्छा चित्रण महाराष्ट्र के साने गुरुजी अपनी एक प्यारी सी प्रार्थना में देते हैं। वो कहते हैं खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, वही है एक धर्म सच्चा जो जगत से प्रेम सिखलाता है। There is only one true religion which teaches you to love the world. तो ये गांधी जी की समझ थी। और दूसरी जो समझ मोहन भागवत की है, या जो मुस्लिम लीग के लोगों की थी। मुस्लिम लीग के लोग पाकिस्तान में सत्ता में तो आए, पर वहां जाकर उन्होंने इसी सांप्रदायिकता के आधार पे चले। तो वो जो एक राष्ट्र बना था इस्लाम के नाम पर, दो टुकड़ों में टूट गया। कई सारे कारण है, कभी आगे की चर्चा में मैं इस पे बात करूंगा। तो एक ये है। तो उन्होंने मुस्लिम लीग के में, मुस्लिम राष्ट्रवाद ने पाकिस्तान में एक ऐसा समाज लाया जिसमें आज बहुत कलह, डिस्टर्बेंस, गैर बराबरी और विदेशी ताकतों पर आश्रय, ये सब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के राष्ट्रवाद ने लाया। और यहाँ के जो हिंदू राष्ट्रवाद अभी पिछले 30 सालों से मजबूत हो रहा है, पिछले 6 सालों से और मजबूत हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्रवाद उन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता जिन बातों की तरफ भारतीय राष्ट्रवाद ने ध्यान दिया। और यहाँ मैं इसको उदाहरण के लिए आपको एक प्यारी सी घटना बताता हूँ। कई लोग इसकी आलोचना भी करेंगे। अभी अभी आपने देखा होगा कि बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद जो प्रक्रियाएं चली, उसके बाद अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। प्रधानमंत्री जी खुद धार्मिक वेशभूषा में उस तरीके से गए, उन्होंने शिलान्यास किया। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज़ादी के बाद ऐसी बात सोमनाथ के मंदिर के बारे में हुई। इसको भी हम आगे वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो उस समय कई लोगों ने मांग रखी कि सोमनाथ के मंदिर को एक विदेशी महमूद गजनवी ने तोड़ा था, तो सरकार ने इसकी मरम्मत कराना चाहिए, रेनोवेशन करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा ये मंदिर बनाना कोई सरकार का काम नहीं है,
गांधी जी ने कहा हिंदू समाज सक्षम है, अपना मंदिर बना सकता है, इसमें राज्य सत्ता को बीच में लाने की क्या जरूरत है। और आगे जाकर नेहरू ने इसी मंदिर की एनोलॉजी, मंदिर की उपमा किसी और चीज से की। और एक बहुत प्यारा वाक्य है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेहरू ने कहा कि जो नहरें, भाखड़ नंगल बांध, जिनके कारण हमारी कृषि व्यवस्था सुधरेगी, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। उनके वाक्य को थोड़ा सा अगर मैं फैला दूं, तो उन्होंने जो अपने जीवन में काम किया, उन्होंने जीवन में यही कहा कि हमारे जो शिक्षा के स्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे जो उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज हैं, हमारी जो सिंचाई को सुधारने वाली चीजें हैं, हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल है, ये आधुनिक भारत के मंदिर हैं। तो मंदिर की अलग अलग परिभाषा। और उसी में जब मंदिर का एक प्राइवेट ट्रस्ट ने सोमनाथ के मंदिर का पुनरुत्थान किया, तो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया। अब राष्ट्रपति ने ज्यादातर तो प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सरकारी पद पर रहकर आप धार्मिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते। पर खैर, तो राजेंद्र प्रसाद जी गए, शायद निजी कैपेसिटी में गए, और उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। तो एक वो बात थी जहां मंदिर है आपकी भावना, जरूर कीजिए, पर सरकार दूसरे मंदिर बनाएगी जो यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज, सिंचाई के साधन, स्वास्थ्य के साधन होंगे। और आज जिस हालत में है ये हिंदू राष्ट्रवाद की जो हम बात पर आए हैं, इसने ज्यादातर जो अभी तक हमारे पब्लिक सेक्टर में इतनी प्रगति हुई थी उसको निजीकरण कर रहा है। उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, उसमें कमजोरी आई है। और ज्यादातर मुद्दे जो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद देता है, वो लोगों के वेलफेयर, लोगों की बेहतरी से नहीं होते। ये ज्यादातर मुद्दे भावनाओं से जुड़े होते हैं। इसीलिए राम मंदिर का मुद्दा, फिर गौ हमारी माता है, काऊ बीफ का मुद्दा, उसके बाद फिर लव जिहाद, और ये सब चीजों के आधार पे समाज में एक राजनीति की कढ़ाई उबलती रहती है। जबकि होना चाहिए, जिस देश में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीब पहले से गरीब होते जा रहे हैं और अमीर पहले से छप्पर फाड़ कर ऊपर अमीर हो रहे हैं। मुझे उनकी अमीरी से कोई ईर्ष्या नहीं है, पर हमारे संविधान में एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि समाज में जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करने की कोशिश करना सरकार का कर्तव्य है। ये सरकार उल्टी दिशा में जा रही है, क्योंकि ये हिंदू राष्ट्रवाद को लाना चाहती है, हिंदू राष्ट्रवाद को थोपना चाहती है। मुझे किसी हिंदू धर्म से कोई विरोध नहीं है, इस्लाम से विरोध नहीं है, क्रिश्चियनिटी से विरोध नहीं है, सिख धर्म से विरोध नहीं है, बुद्ध धर्म से विरोध नहीं है। इन सब धर्मों के नैतिक मूल्यों को मैं स्वीकार करता हूँ, उनका आदर करता हूँ। पर जहाँ तक राज्य की नीतियों का सवाल है, राज्य ने लोगों के वेलफेयर के लिए, तो आधुनिक राष्ट्रवाद की कल्पना ये लोगों के बेहतरी की कल्पना है। लोगों के बेहतरी की कल्पना कि जिसमें कोई व्यक्ति भूखे पेट न सोए, कोई व्यक्ति खुले आकाश के छत के नीचे न सोए, कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के न रहे, और कोई व्यक्ति कोरोना महामारी आने के बाद सड़क पर पैदल न चले। ये आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना है। और जो मुस्लिम राष्ट्रवाद जिसने पाकिस्तान में एक प्रकार की तबाही मचाई, हिंदू राष्ट्रवाद जो यहाँ मजबूत होता जा रहा है, जिसके कारण अलग समस्याएं हैं, वो हमने देखने की कोशिश करना चाहिए। तो इस सत्र में मुख्य रूप से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रवाद एक विशेष कल्पना है। जो हमारे अच्छे हिंदू राजा हो गए, अच्छे मुस्लिम राजा हो गए, खराब मुसलमान राजा हुए, खराब हिंदू राजा हुए, राजाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ा नहीं जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्यों के आधार पे समाज की विविधता, डाइवर्सिटी का आदर करते हुए समाज के सब लोगों को प्रेम मोहब्बत से रहने की शिक्षा देकर जो राष्ट्रवाद चलता है वो भारतीय राष्ट्रवाद है। और अगर हम पड़ोसी देशों को
रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ जोड़ ले, तो हमारा राष्ट्रवाद ये होना चाहिए कि हम दूसरे राष्ट्रों के प्रति भी प्रेम की भावना रखें, दुनिया के सब लोगों के प्रति भी हम एक आदर, स्वीकृति, टॉलरेंस और ये सब अच्छे मूल्यों के साथ दुनिया में हम आगे चले। तो यही इस राष्ट्रवाद की सीमित परिभाषा के साथ, राष्ट्रवाद की सीमित इतिहास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और अंत में इतना कहूँगा कि आप थोड़ा गहराई में जाकर इस पर चिंतन कीजिए। ये हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन का मामला नहीं है, ये दो प्रकार के मूल्यों का मामला है। एक वो सामंती जमींदारी फ्यूडल वैल्यूज जो धर्म के आवरण में सामने आना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो राष्ट्रवाद जो सब लोगों को साथ में लेकर प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ आगे चलने की, देश की प्रगति के लिए, उत्थान के लिए, बराबरी के लिए आगे चलने की कोशिश करता है। तो ये राष्ट्रवाद की दो मुख्य तरीकों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको ये हमारी सीरीज में कुछ सीखने को हम मिलजुल कर इससे सीखेंगे। आपके प्रश्न आप ईमेल से भेज सकते हैं, हमारे जो ये टीवी चलाते हैं उनसे संपर्क करके आपके प्रश्नों की सूची हो तो वो भी आप भेज सकते हैं। कोई का पूरा एपिसोड मैं उस पर भी आधारित कर सकता हूँ। ठीक है, इसी बात के साथ थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक वक्त के समय जब ये लाउड टीवी इसके बारे में अनाउंसमेंट करेगा। थैंक यू वेरी मच।